आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए सबसे पहले हमने 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन लेना है, जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, और उसको ब्यूरेट के अंदर फिल कर लेना और फ्लास्क के अंदर एजेंट्स डाल के उसको टाइट्रेट करना है यहाँ तक कि हमारे पास मिल्की या कलरलेस सोल्यूशन हो जाए। ये हमारा एंड पॉइंट होगा। तो बेसिकली हमने ये किया कैसे है कि हमने सबसे पहले 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, जिसकी हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी है, और उसके बाद हाफ टेस्ट ट्यूब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसके अंदर ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमने 10 ml पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लेना है और इसको फ्लास्क के अंदर ऐड कर देना है, जिसके बाद हमारे पास जो सोल्यूशन का कलर है वो ग्रीनिश येलो या एक येलोइश सा कलर आ जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा टाइट्रेट करना है सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट, इतना कि ये ग्रीनिश जो कलर है ये पेल येलो में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ये पेल येलो हो जाए तो उसके अंदर फिर 2 से 3 ड्रॉप स्टार्च इंडिकेटर के डाल देने हैं। तो जैसे हम स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, और इस ब्लू को दोबारा टाइट्रेट करना है सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशन के अगेंस्ट, यहाँ तक कि मिल्की कलर या कलरलेस सोल्यूशन बन जाए। दोबारा फिर जब हम 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं और इसके अंदर 10 ml पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाल लेते हैं और हाफ टेस्ट ट्यूब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं, तो इस मरतबा हमने इंडिकेटर 2 से 3 ड्रॉप्स को स्टार्च इंडिकेटर पहले डालना है। तो स्टार्च इंडिकेटर पहले डालने से ये होगा कि हमारे पास ब्लू कलर नहीं आएगा। इसका एक्चुअल प्रोसीजर वही है कि पहले थोड़ा सा टाइट्रेट करें फिर इंडिकेटर डालें, लेकिन पहले भी इंडिकेटर डालते हैं तो हमारे पास ब्लू कलर नहीं आता। ब्लू कलर उस वक्त आता है जब हम इसको टाइट्रेट करते हैं, मतलब सोडियम थायोसल्फेट के ऐड होने के बाद ही इसका ब्लू कलर शो होता है। तो फिर जो है इसको हमने ब्लू कलर को लास्ट में एंड पॉइंट तक लेके जाना है, जो कि कलरलेस या मिल्की सोल्यूशन कहलाता है। तो बेसिकली हमने दो तरीके से देखा, एक में हमने पहले इंडिकेटर डाला और दूसरे में हमने बाद में इंडिकेटर डाला। इसमें हमने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करनी है कॉपर की। तो हमारी स्टेटमेंट है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन बाय आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक 100 ml सैम्पल सोल्यूशन है, उसमें हमें कॉपर सल्फेट मिक्स करके दिया गया है, वाटर के अंदर ये सोल्यूशन बनाया गया है। अब हमें नहीं पता कि कॉपर सल्फेट कितना उसके अंदर डाला गया है, तो हमें बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट की मालूम करनी है। तो हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है, आयोडो वो 2 स्टेप टाइट्रेशन होती है, जो आयोडी होती है वो सिंगल स्टेप होती है। तो आयोडो 2 स्टेप कैसे होती है? फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन होती है आयोडाइड आयन्स की। आयोडाइड आयन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में I2 0 से फिर -1, मतलब पहले ये तरफ फिर रिवर्स रिएक्शन। तो ये सर, अब ये देखिए, आयोडोमेट्री जो है नॉट अ डायरेक्ट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन इसको कहते हैं। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्यों? बिकॉज देयर आर 2 रिएक्शंस। सबसे पहले देखें कि इनडायरेक्ट क्यों नहीं है। देखिए, हमारे पास एनालाइट है, मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं मौजूद। अब हम इसको मालूम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट जो है उससे टाइट्रेट करवा देंगे और हमारी टाइट्रेशन हो जाएगी। अगर हम एनालाइट को डायरेक्ट टाइट्रेट करवा दें टाइट्रेंट से जो ब्यूरेट के अंदर है, जो जैसे कि आपने लैब में देखा, हमने इस केस में सोडियम थायोसल्फेट लिया हुआ था, तो उससे अगर हम डायरेक्ट टाइट्रेट करवा दें तो वो आयोडी कहलाती है। लेकिन ये इनडायरेक्ट है, इसमें पहले आयोडाइड आयन रिएक्ट करेंगे, जो हम पोटाशियम आयोडाइड डालेंगे उससे एनालाइट के साथ, उसमें से आयोडाइड आयन निकल के इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये बनेगी। फिर इसकी हम टाइट्रेशन करेंगे आगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन थायोसल्फेट के अगेंस्ट। तो ये बेसिकली इसका मेन पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि सिंस द एनालाइट, ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि द एनालाइट इटसेल्फ इज़ नॉट डायरेक्टली टाइट्रेटेड। जो एनालाइट है वो डायरेक्टली खुद टाइट्रेट नहीं होता टाइट्रेंट के अगेंस्ट, बट रादर इट्स इफेक्ट ऑन आयोडाइड इज़ मेजर्ड। मतलब इसका इफेक्ट जो है आयोडाइड आयंस के ऊपर जितना पड़ेगा वो इसका मेजर करेंगे हम टाइट्रेंट के अगेंस्ट। मतलब जितना इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उतना I2 आयोडीन बनेगी, फिर आयोडीन वही जितना बनेगी उसको टाइट्रेंट से जब हम टाइट्रेट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन पता लग जाएगी कैलकुलेशन करके। तो प्रिंसिपल हमारे पास है, 2 रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपने देखा 2 रिएक्शन होंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले स्टेप के अंदर I2 नेगेटिव जो है वो 0 स्टेट में जाता है, ऑक्सीडाइज्ड होकर I2 में जाता है, और सेकंड स्टेप में यही I2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जाता है। अब देखें क्वांटिफिकेशन ऑफ कॉपर। कॉपर को क्वांटिफाई करना है हमने। इसमें हम लैब में आपने देखा, हमने सबसे पहले 10 ml कॉपर सल्फेट डाला, फिर पोटाशियम आयोडाइड का 10 ml सोल्यूशन डाला। अब इसकी कंसंट्रेशन भी पता नहीं है और इसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता नहीं है। हमें जो कंसंट्रेशन पता है वो सिर्फ थायोसल्फेट की है, जो ब्यूरेट के अंदर है। तो 2 चीज़ें ये डालने के बाद फ्लास्क के अंदर हमने हाफ टेस्ट ट्यूब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाली और इसको अच्छी तरह से शेक किया, तो ग्रीनिश येलो या येलोइश कलर का एक हमारे पास सोल्यूशन बन गया। तो उस टाइम हमारे पास ये चीज़ें डालने के बाद जो रिएक्शन हुआ था वो ये था कि कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में से कॉपर ने जो पोटाशियम आयोडाइड डाला था वो आयंस में कन्वर्ट हो गया होगा ना। पोटाशियम आयोडाइड पोटाशियम के पॉजिटिव और आई नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इसके साथ जब इसने रिएक्शन किया तो ये एक रिएक्शन हुआ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कॉपर को देखें +2 से ये +1 में, मतलब रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज़ कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज़ करेगा और खुद रिड्यूस होगा। तो ये रिड्यूस होकर स्टेट में गया, तो ये
खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। और नेक्स्ट स्टेप में फिर जब हमने 2 से 3 ड्रॉप्स, अब यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट तरीके के रिएक्शन देखे थे। पहले में हमने ऐसा किया था कि स्टार्च का सोल्यूशन जो है 2-3 ड्रॉप्स बाद में डाले थे सोडियम थायोसल्फेट के ऐड करने के बाद, और एक मैं आपको दिखाया था रिएक्शन जिसमें हमने पहले स्टार सोल्यूशन डाला था, फिर उसको टाइट्रेट किया था। तो ये बेसिकली जो इसका प्रोसीजर है वो ये है कि हमने ये चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा टाइट्रेट करना है, और जितना वॉल्यूम यहाँ से यूज़ होगा वो बाद जितना वॉल्यूम यूज़ होगा उसको हमने उसके अंदर काउंट करना है, जो बाद में हमारा वॉल्यूम इससे कलरलेस करने तक या एंड पॉइंट तक यूज़ होगा, वो टोटल एक ही वॉल्यूम होगा। दोनों वॉल्यूम को ऐड करके वो टोटल एक वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा। तो हमने यही तरीका फॉलो करना है कि ये चीज़ें डाल के फिर हमने 2 to 3 ड्रॉप्स सोडियम थायोसल्फेट के डालने हैं, ये टाइट्रेंट जो है। तो इसको डालने के बाद फिर हमने 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं स्टार्च इंडिकेटर के। तो ये 2 से 3 ड्रॉप्स, ये समझे 4-5 ड्रॉप्स ये डाल के फिर हमने स्टार्च इंडिकेटर डालना है। जैसे हम स्टार्च इंडिकेटर डालते हैं तो इसका सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। तो स्टार्च आयोडीन असल में इसमें बेसिकली रीज़न ये है कि जैसे हम ये थायोसल्फेट से थोड़ा सा टाइट्रेट करने के बाद ये डालते हैं तो इसका ब्लू कलर इस वजह से हो जाता है कि स्टार्च आयोडीन का कम्प्लेक्स बनता है। तो वो कम्प्लेक्स जो है वो उसका सोल्यूशन, उस कम्प्लेक्स का कलर ब्लू होता है, इस वजह से हमारा सारा सोल्यूशन ब्लू हो जाता है। तो अब उस ब्लू कलर का फिर डिसअपेयर होना, मतलब ब्लू से फिर वो वाइट कैसे होता है या मिल्की सोल्यूशन कैसे होता है, वो इस तरह होता है कि वो जैसे ही थायोसल्फेट I2 के साथ रिएक्शन करता है तो I2 कम्प्लेक्स से निकल के इसके साथ रिएक्शन करती है, तो कम्प्लेक्स जो है फिर टूटना शुरू हो जाता है, और I2 वो क्योंकि कम्प्लेक्स के टूटने से फिर ब्लू कलर डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। तो ये वाला इस टाइम पे रिएक्शन होता है जब हम टाइट्रेट करते हैं इसके अगेंस्ट। इसमें थायोसल्फेट लिया हुआ है जिसकी पोलैरिटी 0.1 है, तो इसके अगेंस्ट जब हम टाइट्रेट करते हैं तो I2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो ये देखें, अब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, 0 से -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। तो ये बेसिकली दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन, इसी वजह से 2 रिडॉक्स रिएक्शन हुए हैं। तो ये कंप्लीट मैंने रिएक्शन लिखा है। अब इसमें आप देखें कि कॉपर सल्फेट के कितने मोल्स यूज़ हो रहे हैं, 2 मोल, और थायोसल्फेट के मोल कितने हैं, 2 मोल। तो इसी वजह से अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इनके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हम देखेंगे इस कंप्लीट केमिकल रिएक्शन से। तो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास जितने बनते हैं वो सिंपली पानी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारा जो सोल्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो बेसिकली वाटर मीडियम में है। तो जितने पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे वो पानी में चले जाएंगे, तो वो पानी की क्वांटिटी में इजाफा हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास 3 वॉल्यूम ये आए थे, हमने इन 3 वॉल्यूम का जो वॉल्यूम यूज़ हुए थे इनकी एवरेज ली, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। अब हम नेक्स्ट इस वॉल्यूम, अब पूरे इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने लैब के अंदर किया हमें सिर्फ ये चीज़ मिली है, ये वॉल्यूम मिला है कि इसका थायोसल्फेट का कितना यूज़ हुआ है। ये थायोसल्फेट का वॉल्यूम है, सोडियम थायोसल्फेट का, जो हमने ब्यूरेट के अंदर लिया हुआ था। तो अब हम इस वॉल्यूम से आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में देखें कि जिसकी क्वांटिटी हमने मालूम करना है एक साइड पे उसको लेना है, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन मालूम करना है जो कि अननोन कंसंट्रेशन हमें दी गई है, इसकी कंसंट्रेशन का हमें पता नहीं है। तो इसके अगेंस्ट हम वो चीज़ रखेंगे, पोटेशियम आयोडाइड नहीं रखेंगे क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है। हमें सोडियम थायोसल्फेट रखना होगा क्योंकि इसकी हमें मोलैरिटी या कंसंट्रेशन पता है जो कि 0.1 मोलर है। तो अब हम जब इसको कि कॉपर सल्फेट के मोल कितने यूज़ हो रहे थे, 2 मोल, तो n जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। सोडियम थायोसल्फेट के कितने मोल्स यूज़ हो रहे थे पूरे रिएक्शन में, 2 मोल यूज़ हो रहे थे, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 2 और एवरेज वॉल्यूम थायोसल्फेट का जितना यूज़ हुआ था वो ये था, और इसकी मोलैरिटी हमें पता है 0.1 मोलर ये सोल्यूशन है। तो इसका वॉल्यूम कॉपर सल्फेट का जो हमने लिया था सैंपल फ्लास्क के अंदर नीचे, वो कितना था, वो 10 ml हमने ले रहे थे, 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मोलैरिटी आती है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, वो 0.104 मोलर। जो तो अब इस मोलैरिटी को जब हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगी कॉपर सल्फेट की कितने 1 लीटर के अंदर के कितने ग्राम है, वो उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब पर डेसिम क्यूब को 1 लीटर भी कहते हैं। तो अब हम इसका मोलर मास जैसे यहाँ पे पुट किया तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ आ गई। अब हम देखना चाहते हैं ये स्ट्रेंथ 1 लीटर के अंदर है, हमने 100 ml के अंदर डिजॉल्व किया है। हमारी स्टेटमेंट के अंदर 100 ml लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट 100 ml के अंदर डिजॉल्व किया गया है, तो उसके हिसाब से हमने देखना है कि कॉपर सल्फेट कितना है। तो 100 में से देखने के लिए हम पहले इस क्वांटिटी पूरी को 1000 पे अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ml के अंदर क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब 1 ml के अंदर कॉपर सल्फेट कितना है। तो अगर हम 100 के अंदर देखना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 के अंदर बता देगा क्वांटिटी कि ये कितनी है। तो ये 100 ml के अंदर कॉपर सल्फेट इतना मौजूद है, ये हमें कैलकुलेशन से पता चला है वॉल्यूम यूज़ करके टाइट्रेंट का। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कॉपर इसमें कितना है। अब ये टोटल कॉपर सल्फेट 100 ml में इतना डिज़ोल्व किया गया है, अब हमने मालूम कर लिया। तो कॉपर अगर देखना चाहते हैं तो कॉपर के मोलर मास को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ कॉपर। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि कॉपर इसके अंदर कितना है 100 ml के अंदर, तो वो इतने ग्राम कॉपर है, बाकी क्या है वो सल्फेट है। तो एंड पॉइंट हम आपने देखा था पेल येलो हुआ था पहले, स्टार्च इंडिकेटर डालने के बाद फिर ब्लू हो गया था, ब्लू से फिर हमने उसको कलरलेस सोल्यूशन किया था। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल लिखने के लिए लास्ट में 2-3 पेजेस दे दिए हैं, आप उसको देख के अगर कॉपी बनानी है तो वो भी बना सकते हैं।